तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आपसे केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार पेपर में आपसे पूछा जाता है। स्टूडेंट्स टॉपिक है आपका परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। शायद सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लगातार पेपर में हमसे पूछा जाता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन तो हमसे ये बन जाता है स्टूडेंट्स की जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, ठीक है, जो शुरुआत होती है हमारी वो कहां से होती है? परमाणु की संरचना से ही शुरुआत होती है, क्योंकि सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है? आपका परमाणु ही होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो सर परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था हमारा डाल्टन ने। नाम जरूर सुना है आप लोगों ने, जॉन डाल्टन। बोले यस सर 1808 में इसके बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। बोले यस बिल्कुल सर क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ में ही परमाणु की संरचना में हमसे यह पूछा जाता है कि भैया जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? सर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। बोले यस सर। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया बताओ, ठीक है, एटम्स की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल, यदि एटम की डेफिनेशन यदि आपसे पेपर में आ जाए, जो आप लोगों ने बहुत ही बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि भैया एटम क्या होते हैं, ठीक है, तो एटम क्या होते हैं यदि पेपर में दिया आया कि भैया एटम्स क्या है, तो बोले सर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है? तो सर पार्टिकल ऑफ मैटर, a particle of matter that uniquely defines a chemical element। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। एक क्या होता है स्टूडेंट्स? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है इसे। बोले यस सर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है इसे। पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है। यह है, यदि पेपर में याद कर लिखेंगे, यह है पदार्थ की सबसे छोटी, यह पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है। घटक इकाई है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। बोले इसे क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हमसे जो पेपर में आता है वो आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, क्योंकि परमाणु पर ही बेस्ड क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है। डाल्टन ने सिर्फ इतना बताया था कि सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होगी हमारी, ठीक है, परमाणु होगी। बोले यस सर। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हुआ आप लोगों का वो स्टार्ट होता है रदरफोर्ड के मॉडल से, क्योंकि रदरफोर्ड ने आगे इसको परमाणु के बारे में बताया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, आई होप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, तो हम यहां पर इसके बारे में आज जरा डिटेल में बात करेंगे। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जी यदि आपको किसी को पता है तो स्टूडेंट्स आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन में आपको हैंड के बाद में एक हैंड दिखाई देता होगा फुल स्क्रीन में, उसके बाद में 3 डॉट है, 3 डॉट में जाके आप इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा, वहां जाके मैसेज दे सकते हैं। और पूरी स्क्रीन देखने के लिए आप मेरी जो बोर्ड वाली स्क्रीन है उस पर क्लिक करके 3 डॉट पे पिन कर दो तो आपको फुल स्क्रीन दिखाई देगी। चलिए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या कहा था, यदि आपको किसी को यदि याद हो रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। जी रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम्स का, उसने क्या कहा था? इसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी है, हमने पढ़ा हुआ है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। तो क्या क्या इसके बारे में कहा गया था? आपको यदि कुछ याद हो तो आप बिल्कुल उसे मैसेज करके बता सकते हैं। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजें कहा। देखिए इतना तो हर किसी ने पढ़ा है कि क्या होगा। बोल सर बीच में क्या होंगे? सर बीच में क्या होंगे? हमारे प्रोटॉन्स होंगे। बोले यस सर बीच में क्या होगा? हमारा प्रोटॉन होगा। यहां पर बीच में क्या होगा? बोले सर यहां पर बीच में प्रोटॉन भरा हुआ होगा। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे? बोले सर इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये किसने बताया था सबसे पहले? बोले सर इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे? सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। बीच में क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ में कहीं ना कहीं कौन होगा? सर इसी के साथ में कहीं ना कहीं कौन होगा? न्यूट्रॉन भी होगा। बीच वाले का नाम क्या दिया गया? सर इसका नाम दे दिया गया हमें न्यूक्लियस, इसका नाम दे दिया गया नाभिक। बोले यस सर। नाभिक इसका नाम दे दिया गया। बोले यस सर।
बीच में कौन होता है यहाँ पर, ये प्लस का सिंबल जो किसको इंडिकेट कर रहा है सर, प्लस इंडिकेट कर रहा है हमारा प्रोटॉन को। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसका सिंबल होता है पी, इसका सिंबल होता है एन। बोलिए सर, पी के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जो है, ठीक है, जीरो चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपको पता भी है, ये चारों ओर चक्कर जो लगा रहे हैं ये कौन है हमारे सर, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो उसने बता दिया, रदरफोर्ड के मॉडल में ये बेसिक बातें बता दी गई। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें जो रदरफोर्ड के मॉडल में हमें देखने को, ठीक है, क्या मिलेंगी। तो बोले सर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की यहां पर बमबारी किया। मतलब यहां पर क्या छोड़ा, अल्फा कण छोड़ा। मतलब इसमें क्या छोड़ते गया वो, अल्फा कण छोड़ा। मतलब इधर से अल्फा कण छोड़ दिया, इधर से अल्फा कण छोड़ के देखा, इधर से अल्फा कण छोड़ के देखा। तो अल्फा कण इसमें क्या किया उसने, छोड़कर देखा। तो जैसे ही उसने अल्फा कणों की इसमें बारिश कर दिया, बमबारी कर दिया, तो उसे क्या मिला, यहां पर कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। जो एटम्स होते हैं वो बीच में से क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ये वाली बात भी इसमें कहा गया कि सर मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे खाली होते हैं। ठीक है, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और क्या कहा इसने, परमाणु में क्या होता है, धनावेश होता है, मतलब पॉजिटिव सिंबल होगा एटम्स के अंदर, आपने देखा होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। उसमें प्रोटॉन होगा, जो बीच में होगा क्या होगा, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ये भी उसने कहा। बोले यस बिल्कुल सर, ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ है। अब यदि स्टूडेंट्स जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, जैसे मान चलो ये जो सेंटर है, यहां पर क्या है, मान के चलो यहां पर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसे क्या कहा गया, किसी को पता है क्या। जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या कहा जाता है जी, मैसेज करके बताइएगा, पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी, उसे नाभिक कहते हैं जी। ओके, और कोई, नाभिक के अलावा उसे क्या कहा जाता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने जी, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ साथ दिखाई दें उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दोनों होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यदि होंगे तो उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। बोले यस बिल्कुल सर, ठीक है। जो नाभिक आपने देखा था, जो आपने जो क्या देखा था बीच में, न्यूक्लियस जो देखा था, न्यूक्लियस न्यूक्लियन एक ही चीज है हमारी, ठीक है। जो आपने बीच में पॉजिटिव सिंबल जो देखा था, इसका जो आकार है, इसका जो साइज है, ये साइज आपसे पेपर में पूछा जाता है कि नाभिक का आकार कितना होता है, इसका आकार कितना होता है जी, बताइएगा। इसका जो आकार है ये कितना होता है, नाभिक का आकार, जिसे हम लोग त्रिज्या बोल सकते हैं या इसे हम लोग बोल सकते हैं रेडियस बोल सकते हैं। रेडियस या इसकी त्रिज्या कितनी होती है, इसका जो आकार है वो आकार कितना होगा। आपके लिए ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन से यदि आप सिलेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल करिए। 10⁻⁻15, 10⁻−12, 10⁻−9, 10⁻−23, क्या होना चाहिए, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, ओके, और कोई, चलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप जी। ओके, ऑप्शन नंबर डी।
तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, आप लोग बहुत ज्यादा गलत आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी भी है जो भी नहीं होगा। अब तो दो बचे हैं, क्या होना चाहिए इस हिसाब से फिर? जी, और कोई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या बात है, इस बार 3 आंसर गलत हो गए लगातार आप लोगों के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? बोल सर इसकी रेडियस जो होती है 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, 12 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर में इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स? रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भैया ये क्या है हमारा, ठीक है, नाभिक का आकार है, न्यूक्लियस का साइज है। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ और भी चीजें कही गई। क्या कहा गया था रदरफोर्ड के मॉडल में? यदि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा तो एक डायग्राम भी जरूर बनाया होगा। इस तरीके का एक डायग्राम आपने देखा था कि भैया बीच में क्या होगा? बोल सर बीच में तो होंगे वो सर प्लस चार्ज होंगे, कुछ इस तरीके से आपको प्लस चार्ज नजर आते हैं। और जैसे इसमें क्या किया गया स्टूडेंट्स, अल्फा किरणें पहुंचाई गई, अल्फा रेस पहुंचाई गई, तो एक कंडीशन और देखने को मिली हमें। क्या देखने को मिली? जैसे अल्फा किरणें पहुंचाई गई तो कुछ किरणें जो है वो क्या हुई स्टूडेंट्स, सीधी रेखा में चली गई, सीधी रेखा में आर पार चली गई। कुछ किरणें जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो गई आप लोगों की, अपनी गति से क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अल्फा किरणें जैसी गई तो अपनी गति से क्या हो गई, विपरीत दिशा में चली गई। बोले यस सर। तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, अधिक कोण पर क्या हो जाते थे, विचलित हो जाते थे। तो रदरफोर्ड ने यह भी माना कि जो पॉजिटिव सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। मतलब इनको यह कहा गया कि भैया इनका जो साइज है ना वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव सिंबल बीच में है तो उसने इतना बड़ा क्यों नहीं माना उसको, इसमें क्यों नहीं बोल दिया कि भैया इसमें पूरे में इतने बड़े बड़े आकार में क्या होंगे, यहां पर नाभिक नजर आएंगे पूरे में। सिर्फ छोटी सी जगह में क्यों बताया कि यहां नाभिक होंगे, इसके चारों ओर फिर क्यों बता दिया कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे? क्यों? जब उसने अल्फा रेस को, अल्फा किरणों को यहां से गुजार के देखा तो उसने देखा कि पॉजिटिव सिंबल जो है, कुछ ही किरणें जो है वो क्या होती हैं आपकी, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती, तो मतलब पॉजिटिव सिंबल सिर्फ क्या होंगे, बीच में ही होंगे, बाकी जो किरणें वो क्या हो जाती है, यहां से टर्न हो जाती हैं। तो इससे उसने माना कि भैया नाभिक का आकार जो है वो क्या होगा, सीमित होगा, जिसमें पॉजिटिव सिंबल होंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। रदरफोर्ड ने कौन सी किरणों का यूज किया? विच रेज यूज्ड बाय द रदरफोर्ड? तो सर अल्फा रेस। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अल्फा रेस को क्या किया उसने, गुजारा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। रदरफोर्ड ने स्टूडेंट्स जो मॉडल बनाया था, ये मॉडल जो है वो फेल हो गया था, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले जो है वो रदरफोर्ड मॉडल आया था। अब ये जो फेल हुआ इसका कारण क्या था? यदि आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो इसके कारण भी बता सकते हैं कि सर इसके फेल होने के कारण क्या है। जी, एनीवन कोई मैसेज करना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है कि रदरफोर्ड के जो, ठीक है, मॉडल है ये फेल हो गया था, रदरफोर्ड अपने मॉडल में फेल हो गया था। तो पहली बात क्या है, स्टेबिलिटी। एटम की जो स्टेबिलिटी है, परमाणु का जो स्थायित्व है, वो उसने सही तरीके से नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा, अभिकेंद्री बल भी लगेगा। क्यों लगेगा अभिकेंद्री बल? कि स्टूडेंट्स आप देखिएगा, यदि मान चलो कोई बीच में प्लस यदि है तो उसके चारों ओर यदि कोई चक्कर लगा रहा है तो वो एक गति करेगा। यदि आपको मैं बोलूं कि भैया आप क्या कर रहे हो, किसी एक गोलाकार सड़क पे क्या कर रहे हो, घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो, तो आपके पास में बल होगा तभी तो घूमोगे। मौत का कुआं देखा है आप लोगों ने? बोले यस सर, हमने मौत का कुआं देखे हैं। तो भैया बल लगता है ना, जब तो गाड़ी चलेगी। बोले यस सर। तो जब गाड़ी चलेगी तो भैया बीच में कुछ ना कुछ बल होना चाहिए ना, बल यदि होगा तो ही तो उसके चारों ओर क्या होगी, गति होगी। और यदि आपको बल नहीं लगेगा तो आप गिर जाओगे। जैसे मान के चलो आप अभी खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपका जो पूरा फोर्स है वो कहां पर है, सेंट्रल में है, जहां पर आपकी क्या है, नाभि है। नाभि जो आपकी है वो नाभि क्या है, आपका सेंटर है। अब मैं यदि आपसे बोलूं कि भाई आप थोड़ा सा झुक जाओ,
ठीक है, एक दीवार से क्या हो जाओ, झुक जाओ, और आप एक पैर उठा के देखो, एक पैर उठा के देखो, नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, तो हमारा सटीक वहां पर बल ही नहीं लग पाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये भी नहीं बताया उसने। क्यों? क्योंकि जी वहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगेगा तो जो जो घूम रहे हैं इसके चारों ओर, जो घूम रहे हैं वो घूमते घूमते कहां जाएंगे, धीरे से आके। बोले सर नाभिक में आके गिर जाएंगे। नहीं गिरेंगे। मौत का कुआं देखा है आप लोगों ने? यदि वो एक नियत गति से नहीं घूमेगा गाड़ी चलाने वाला, ठीक है, क्योंकि वो मौत का कुआं होता है, उसमें एक गाड़ी चलाता है, देखा होगा आप लोगों ने कई बार सर्कस वगैरह में। यदि वो एक नियत वेग से गाड़ी नहीं चलाएगा तो क्या होगा? बोले सर गिरेगा, और गिरेगा तो कहां आएगा घूम के? बोले सर बीच में आएगा, कुएं के बीचों बीच में जाके गिरेगा फिर वो बाद में, जब उसकी गाड़ी रुकेगी तो। बोले यस सर। तो वैसे ही जितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, यदि वो एक नियत तरीके से नहीं घूमेंगे तो सबके सब कहां गिरेंगे आके? बोले सर सबके सब आके गिरेंगे बीच में, सब अपनी गति से करेंगे और बाद में लास्ट में आके बीच में आके गिर जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसने और क्या कहा, फेल क्यों हुआ, बाकी साइंटिस्टों ने इसको फेल क्यों माना? तो इन्होंने ये कहा कि भैया जब भी कोई अल्फा कण आप गुजारोगे, जब भी आप क्या करोगे, अल्फा रेज वगैरह गुजारोगे, तो काइनेटिक एनर्जी तो लगेगी। मतलब के इक्वल टू क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 2 लगेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, के इक्वल टू लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। आप ऐसा भी देखा होगा या तो ऐसा देखा होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम भी स्क्वायर, ऐसा देखा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्योंकि बिना गतिज ऊर्जा के कोई भी चीज संभव नहीं है, आपको गति दिखानी ही पड़ेगी। बोले यस सर बिल्कुल गति भी दिखानी पड़ेगी। तो ये गतिज ऊर्जा की तो बात ही नहीं किया उसने। अल्फा कण यदि गुजारोगे तो बोले सर गतिज ऊर्जा क्या रखेंगे, इसकी भी चर्चा नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत से कारणों के कारण, ठीक है, स्पेक्ट्रम, उसका जो रेखीय स्पेक्ट्रम था वो भी समझ में नहीं आ पाया सही तरीके से, कि भैया इसका जो रेखीय स्पेक्ट्रम आप बता रहे हो, ठीक है, स्पेक्ट्रम भी सभी लोगों को समझ में नहीं आया। तो ऐसे बहुत से कारण हुए जिस कारण से क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये फेल हो गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। जब रदरफोर्ड ने इन सारी चीजों को दिया, तो रदरफोर्ड ने जो 3 चीजों के बारे में बताया, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स उसने क्या बताया सर, उसने बताया सबसे पहले प्रोटॉन। क्या बताया? प्रोटॉन बताया। प्रोटॉन का सिंबल क्या कहा? बोले सर पी होगा। चार्ज क्या कहा? बोले सर प्लस कहा। चार्ज क्या दे दिया? बोले सर प्लस चार्ज दे दिया। चलिए, इसका प्रोटॉन का जो आवेश होता है, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है, आवेश, इसके चार्ज की वैल्यू क्या होती है? जी एनीवन कोई बताना चाहता है प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू? क्योंकि प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा शुरुआत में कर दी गई थी, ठीक है, फिर डिटेल में लोगों ने बताया कि भैया गोल्डस्टीन ने भी इसके बारे में बताया। जी, प्रोटॉन का आवेश क्या रखता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान मतलब मास, प्रोटॉन का वजन कितना होता है? यदि आपसे पेपर में यदि कोई पूछ ले तो भैया प्रोटॉन का जो, ठीक है, वेट है, वो वेट कितना होगा स्टूडेंट्स, आप मुझे उसे बताइएगा, क्या होगा वेट? जी मैसेज करें, इसका वेट कितना होगा? बताओ। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया प्रोटॉन का जो है वो चार्ज कितना होगा, चार्ज पेपर में हमसे पूछा जाता है कि भैया इसका चार्ज बताओ, क्या होता है इसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके क्या पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स हमसे? चार्ज पूछे जाते हैं। तो इनके चार्ज क्या होंगे? जी बताइए। नहीं मालूम? पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में तो बहुत ज्यादा पढ़ा है आप लोगों ने, इनके चार्जेस की वैल्यू भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो बोले यस सर बिल्कुल पढ़ी हमने। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो यदि हम बात करेंगे भैया प्रोटॉन का जो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद करो, पढ़ा है क्या? बोले यस बिल्कुल सर, ये वैल्यू हमने पढ़ चुकी है। ये वैल्यू होती है किसकी? चार्ज की। यूनिट क्या होती है, कोई बताना चाहता है? यूनिट, इनकी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जूल, सेकेंड, कुलॉम, क्या होती? मैसेज करके बताओ क्या होगी इनकी यूनिट। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। तो बोले सर इनकी जो यूनिट है स्टूडेंट्स हमारी, वो क्या होगी? ठीक है, बोले सर ये जो यूनिट है हमारी, वो हो जाएगी हमारी कुलॉम में। यूनिट किस में होगी बच्चों? सर यूनिट हमारी होगी कुलॉम में। बोले यस सर
बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा हमसे। यूनिट होगी बोले सर कूलम में। क्लियर है, चलिए बनेगा बोले किसमें होगी यूनिट? कूलम में, जिसे हम लोग सी के रूप में लिखते हैं। ओके चलिए ठीक है। अब इसका वेट कितना होता है, इसका वजन तो कुछ ना कुछ होता होगा। ये सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। क्या होगा बताओ? जी नहीं मालूम? चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है स्टूडेंट्स? बोले सर कूलम में जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। चलिए क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा? वो सर चार्जेस हो गए। ये किसके चार्जेस हो गए हमारे सर? ये प्रोटॉन के चार्जेस हो गए। किसके हो गए? वो सर प्रोटॉन के। चलिए ठीक है भाई, प्रोटॉन के हो गए। अब यदि मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा करूं कि भैया इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है इसके बारे में, ठीक है, किसने बताया था सर? इसके बारे में बताया था जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था? जे थॉमसन ने। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, थॉमसन ने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है सर? ई। चार्ज क्या होता है इनका? वो सर चार्ज होता है इनका माइनस में। चार्ज किस में होता है? वो सर माइनस में इनका क्या होता है? चार्ज होता है। ये सिंबल हो गया। चलिए, इसका चार्ज कितना होगा? आवेश, आवेश बताओ, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सेम होता है, चाहे वो प्रोटॉन का आवेश हो चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेम होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि अलग अलग होते हैं, जबकि दोनों के जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं? सेम सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो है वो चार्जेस सेम सेम होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है। देखो, प्रोटॉन नहीं घूमता, प्रोटॉन नहीं घूमता, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते जाता है। बोले यस सर इलेक्ट्रॉन घूमते जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते जाता है इसके सामने माइनस लगेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो माइनस में, तो इसके सामने क्या आ जाता है? माइनस का सिंबल लगेगा। ठीक है, और ये प्लस का है तो इसके सामने प्लस, जो सिंबल यहां है वही सिंबल यहां रहता है। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका फिर वजन कितना होगा भैया? द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका मास क्या होगा? वो सर अलग होगा। ये तो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन मास अलग होगा। सर मास क्या होना चाहिए? मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये इसका क्या हो जाता है? वजन हो जाता है। तो दोनों का वजन अलग है, बाकी जो, ठीक है, चार्जेस हैं, आवेश जो है वो आवेश दोनों के सेम सेम है। आवेश दोनों के सेम है, बस ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा। तो आवेश तो आपको यहां पर क्लियर हो गया कि भैया दोनों के जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम में है। तो ये जो आवेश है ये तो हमने सेम सेम मान लिए। ठीक है, दोनों सेम सेम हो गए। अब यदि मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं कि भाई मुझे बताइए न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? न्यूट्रॉन। किसके बारे में बताइए? न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट जो हमारा न्यूट्रॉन होगा, आप सभी लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है सर? न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन। और न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के साथ ही साथ में रहता है। जहां पर प्रोटॉन होगा उसके बाजू में कौन घूमता है? वो सर न्यूट्रॉन भी घूमता है। तो बोले सर चार्ज तो इसके ऊपर होता ही नहीं, क्योंकि चार्ज जो होता है वो जीरो। तो आवेश इसका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का आवेश क्या होगा? बोले सर जीरो। चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका वजन होगा। बोले सर वजन कितना होगा? बोले सर जो वजन प्रोटॉन का है वही वजन न्यूट्रॉन का होगा, क्योंकि बराबर वालों में दोस्ती होती है। तो दोनों का वजन सेम होता है, दोनों का वजन सेम सेम होता है। आई होप आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए जरा एक बार उसको फिर से अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं प्रोटॉन, फिर लिखते हैं न्यूट्रॉन, फिर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन।
ये हमने एक चार्ट टाइप से बना के देखते हैं। चलिए क्लियर है। इसका रिलेटिव मास हमसे पेपर में पूछा जाएगा, तो जो जो वैल्यू हमसे पेपर में पूछी जाती है वो सारी वैल्यू को हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स इसका जो है सबसे पहले क्या पूछा जाता है? चार्ज। चार्ज आवेश पूछा जाता है, चार्ज पूछा जाएगा। क्या चार्ज होता है स्टूडेंट्स इसका? सर चार्ज जो होता है सर इसका पॉजिटिव चार्ज होता है कितने में सर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में। न्यूट्रॉन का कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 में। इसका क्या होता है? न्यूट्रल। इसका न्यूट्रल होता है, इसका होता ही नहीं है, इसका कोई आवेश नहीं होता, याद रखिएगा, इसका कोई आवेश नहीं होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भैया हमें। अब मास की बात आ जाती है। सर मास, इनके बीच का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान कितना होगा? तो सर इसका जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान इसका भी होगा, क्योंकि दोनों साथ ही साथ में होते हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा सर? इसका भी वही 1.6 इंटू 10⁻⁻27, दोनों का सेम सेम होता है। इसका जो मास है वो अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोले यस सर, तो 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाता है बस। और यहां से पेपर में पता नहीं कितने बार क्वेश्चन नॉर्मल आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी पूछे जा चुके हैं। चलिए अब क्या होगा? क्लियर हो गया ये वाली बातें? चलिए तो स्टूडेंट्स अब यदि हम चर्चा करें इसमें, ठीक है, तो ये तो बेसिक आपके क्वेश्चन हो गए कि भैया क्या क्या चीजें हमसे पेपर में पूछी जाती हैं। तो सिंपल आपसे जो चार्ज यदि आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। चलिए क्लियर है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स रदरफोर्ड के बाद में, ठीक है, फिर धीरे धीरे साइंटिस्टों ने क्या किया स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड का मॉडल बताया, एटम के बारे में बता दिए, बोले यस सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बता दिए। फिर धीरे से आया स्टूडेंट्स हमारा परमाणु क्रमांक की परमाणु भार। सबसे पहले क्या आया था बताओ? परमाणु क्रमांक सबसे पहले आया था, एटॉमिक नंबर सबसे पहले आया था, या एटॉमिक मास सबसे पहले आया था? परमाणु भार, या जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इसे एटॉमिक मास कहते हैं जी। सबसे पहले क्या आया था जी? एटॉमिक नंबर सबसे पहले आया था जी। ओके, और जी बताइए सबसे पहले कौन आया? जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आया, वो सबके सब गलत बोल रहे हैं। सबके सब क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर पहले आया ही नहीं था। पहले जो टेबल थी ओल्ड पीरियोडिक टेबल, शायद कभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कभी कभी ऐसी गलतियां किया करो कि पुरानी चीजों पर जरा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो थी स्टूडेंट्स आप लोगों की, ठीक है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल कैसी थी मालूम है आप लोगों को? कभी सर्च करके देखिएगा उसको। ओल्ड पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सबसे पहले जो टेबल तैयार की गई थी वो एटॉमिक मास के बेस पे तैयार की गई थी। ठीक है, कैसे तैयार की गई थी? एटॉमिक मास के बेस पर उस टेबल को तैयार किया गया था। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। उसमें जो एलिमेंट रखे गए थे वो सब इधर उधर एलिमेंट थे, सब वजन के आधार पर रखा गया था। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है बोले। ठीक है, तो उस जो पुरानी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे आपको पता है? ओल्ड पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे बताओ? लगभग कितने एलिमेंट थे? 108 एलिमेंट थे जी। ओके, जी। तो फ्रेंड्स ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो है किसने दिया था? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए
किसने दिया था ओल्ड पीरियोडिक टेबल? किसने डिस्कवर किया था? हु इज डिस्कवर बाय ओल्ड पीरियोडिक टेबल? चल, ओल्ड पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंड्स ओल्ड पीरियोडिक टेबल आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। चलिए भैया, मेंडलीफ ने दिया था। तो अभी जो न्यू पीरियोडिक टेबल है आप लोगों की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम लोग कहते हैं, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया फिर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? मोसले ने दिया है। ओके, नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, मोसले। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हमने। मोसले जो है वो क्या दिया मोसले ने? सर मोसले ने दिया है बोले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न, तो आधुनिक वाली जो टेबल है वो आप लोगों की किसने दिया था? मोसले ने दिया था। ओल्ड वाली जो पीरियोडिक टेबल है आप लोगों की, ठीक है, पुरानी वाली, ठीक है, जो आपकी क्या है पुरानी पीरियोडिक टेबल है, वो किसने दिया था? तो सर वो दिया था हमारी मेंडलीफ ने। चलिए, क्लियर है भैया। तो ये कब दी गई सर? 1913 में दी गई। 1913 के आसपास में इसको बनाया गया। पुरानी वाली कब बनी? पुरानी वाली कब बनी? 1869 में ही तैयार कर दी गई। ये पुरानी है, ये नई है। तो मोसले की टेबल हम लोग देखते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात आप लोगों को यहां समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि पुरानी जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अभी की जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितने तत्व हैं? बोले सर 118 तत्व अभी फिलहाल इसमें मौजूद हैं। 118 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट है। ओल्ड पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं उसका सटीक आपको जवाब मिल जाए तो बता दीजिए भैया, कितने एलिमेंट उसमें होना चाहिए भाई ओल्ड वाली में? जी, सोच के बताइएगा। गलत आप आंसर दे रहे थे, कुछ 108 बोल रहे थे। जी, मैसेज कीजिएगा। ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 56 हैं। कितने? 56। सोच के बताओ कितने थे? 28। फर्स्ट टेबल जब बनी थी 28 एलिमेंट थे। जब शुरुआत में जब टेबल बनाई गई थी तो मात्र कितने थे? 28 एलिमेंट शुरुआत में थे। फिर धीरे धीरे बढ़ के 56 हो गए। फिर धीरे धीरे बढ़ के कितना हो गए? 108 हो गए। फिर धीरे धीरे बढ़ के 118 हो गए। तो हालांकि ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, पहले 11 ग्रुप थे, 11 ग्रुप के बाद में फिर और ग्रुपों की संख्या बढ़ी, फिर एसपीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया उसको एटॉमिक नंबर के आधार पर। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ये हमने सारी चीजें क्या है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। चलिए, ओके, आई होप आपको क्लियर है। तो सबसे पहले आया परमाणु भार। क्या आया? परमाणु भार के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए, क्लियर है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, टॉपिक के साथ में परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? जी, परमाणु क्रमांक के बारे में मोसले ने सबसे पहले जानकारी दिया था। मोसले ने, क्योंकि जो मोसले की विचारधारा थी वो परमाणु क्रमांक से लेकर थी। तो ये साइंटिस्ट जो है वो मोसले ने इनके बारे में बताया। तो परमाणु क्रमांक यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो बताइए एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? जी, सबने पढ़ा है, पढ़ पढ़ के आप आज, ठीक है, हायर क्लास में पहुंच गए हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जी, मैसेज कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है परमाणु क्रमांक हमारा? चलिए, तो सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया परमाणु क्रमांक क्या है, तो आइए उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु के नाभिक में, परमाणु के
नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते। बोले यस सर। इसके बारे में किसने बताया था भैया, परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बताया था? तो नाम है स्टूडेंट्स इनका, ठीक है, मोसले। सुना होगा आप लोगों ने नाम। बोले यस सर, मोसले ने पीरियोडिक टेबल दिया था। तो ये देने वाले कौन थे सर? ये देने वाले थे हमारे, ठीक है, मोसले, हेनरी मोसले इनका पूरा नाम है। इन्होंने दिया था किसके बारे में सर? एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। जो विशेष जानकारी है वो किसने दिया था? इन्हीं ने दिया था। क्लियर है भैया? बोले बन जाएगा हमसे। अब इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लेते हैं भैया, एटॉमिक नंबर जो है वो एक्चुअल में होता क्या, और इसके बाद में हम इस पर बेस जरा, ठीक है, चर्चा भी करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसे कैसे आइडेंटिफाई आप करोगे, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, 9th-10th में भी है ये बेसिकली। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो सर द एटॉमिक नंबर, द atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom, किसी परमाणु में मौजूद जितने भी क्या होंगे स्टूडेंट्स? प्रोटॉनों की संख्या होगी नाभिक में। परमाणु के नाभिक में जितने भी क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, वो सब उसकी क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? परमाणु संख्या कहलाएगी। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर के लिए कोई फॉर्मूला बना हुआ होगा, कोई फॉर्मूला जिससे आपको पहचान हो जाए? बोले यस, बिल्कुल सर, पहचान हो जाएगी। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब परमाणु संख्या यदि आपको लिखना है तो आप परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर लिख लीजिए एक तरफ, इक्वल टू लगाइए और क्या लिख लीजिए यहां पर? प्रोटॉनों की संख्या। जो भी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका क्या कहलाएगा? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उसका क्या कहलाएगा? परमाणुओं की, ठीक है, परमाणु क्रमांक कहलाएगा उसका। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा यहां से क्वेश्चन। चलिए, ओके, क्लियर है। मोसले ने इसके बारे में बताया था। अब यदि आपसे पेपर में आ जाए कि परमाणु भार क्या होगा? परमाणु भार, जी, परमाणु भार यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया परमाणु भार किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा? जी, एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा भाई? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया एटॉमिक मास क्या होगा तो क्या बताएंगे आप? मैसेज करिए। वेट ऑफ एटम, जी, एटम का जो भी वेट होगा। ओके, गलत 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 गलत, ऐसे थोड़ी बताते जी। एटॉमिक मास यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या लिखोगे? चलिए देखिएगा जरा कहां गलती कर रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन होती है हमारी, द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है, ठीक है, द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, कोई क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास कहा जाता। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नाभिक में
उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं भैया, इसे एक और नाम से बोल सकते हैं मास नंबर, मास नंबर भी कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमसे बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की विशेष जानकारी। अब कुछ क्वेश्चन जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इन पर बेस जरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिनसे आप पहचान करें। ठीक है, आइए बेसिक से क्वेश्चन से बात करते हैं, कैसे पहचान करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स जो अभी आपको मैंने बताया उन्हीं पर बेस्ड बेसिक से क्वेश्चन। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। जी जो भी आंसर आपको लग रहा है आप मैसेज कीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड, दूसरा लैंगमोर, ठीक है, लैंगम्यूर, सी चैडविक, या डी ऑस्टिन। जी किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। बोले यस सर, चैडविक ने किया था इसकी खोज। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने किया था, चैडविक ने किया था। तो इस तरीके से आपको बेसिक से क्वेश्चन भी इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे कि भैया जो एटॉमिक मास है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास में क्या होगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बढ़िया टॉपिक समस्थानिक, बहुत ही बच्चों का फेवरेट टॉपिक है ये, आइसोटोप्स और एक होता है आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोबार। जी आइसोटोप्स में परमाणु क्रमांक समान होते हैं कि परमाणु भार समान होते हैं, एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर, जरा आप मुझे उसको मैसेज करिए फटाफट। आइसोटोप्स की यदि आपसे पेपर में डेफिनेशन पूछी जाए तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जी मैसेज कीजिएगा आइसोटोप्स के बारे में। व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। समस्थानिकों बारे में सोडी, एक साइंटिस्ट थे सोडी, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक सोडी है ना, वही वाले सोडी तो नहीं है कहीं ये, बोल सर नहीं। समस्थानिक के बारे में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या स्टूडेंट, बोल सर नाम है उनका सोडी, उन सोडी ने इनके बारे में बताया था। सोडी या सोडी जो लिखना है आपको आप वैसे लिख सकते हो। सोडी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, समस्थानिक के बारे में बताया था। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और डेफिनेशन क्या दिया, तो सर किसी भी परमाणु क्रमांक के, ठीक है,
ठीक है, कोई भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वो समान होगा और एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास जो होंगे वो अलग अलग होंगे। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें डेफिनेशन बनेगी, ठीक है, किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, बोलिए यस सर। लिखा ना, सम स्थान, स्थान मतलब होता है क्रमांक, तो जिनके क्रमांक समान हो। समस्थानिक मतलब समान क्रमांक रखने वाले, सम स्थान मतलब समान स्थान, तो जिनके परमाणु समान होंगे क्रमांक वाले, स्थान क्रमांक को कहते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, आइसोटोप्स आर, आइसोटोप्स आर दी सेम नंबर, सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोप्स आर दी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट different number of, different numbers of न्यूट्रॉन्स। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है? बोले बनेगा सर हमसे, पेपर में दिया आता है तो। चलिए जरा इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि भैया परमाणु क्रमांक आपका, ठीक है, समान यदि होगा तो समस्थानिक कैसे बनेगा। आइए एग्जाम्पल से जरा चेक करके देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आइसोटोप्स पर वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स पर बेस्ड हमें बहुत सारे क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसी पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, पहचान करके बताइएगा मुझे जरा। समस्थानिक में, तो स्टूडेंट्स समस्थानिक में यदि आपसे जाए, क्या ये जो एग्जाम्पल है ये समस्थानिक का एग्जाम्पल है क्या? बताइए, क्या ये जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया हूं, क्या ये एग्जाम्पल जो है वो सही है समस्थानिक में? चेक कर लीजिए जरा एक बार, क्या ये समस्थानिक का एग्जाम्पल होगा? यस और नो? होगा? बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स ये नीचे जो लिखा गया है ये है उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और जो ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा है ये अलग अलग है, ये है उसके परमाणु भार, उसके क्या है? परमाणु भार है। तो इनके क्या होते हैं? एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है। देखो जिनके परमाणु क्रमांक समान 666 है लेकिन परमाणु भार जो है वो अलग अलग है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? वो सर इसे आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों ने कई बार इसको पढ़ा हुआ होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। अब यदि स्टूडेंट्स यहीं पर आप लोगों से समस्थानिक की जगह समभारिक आ जाए, क्या जाए? समभारिक, नाम में छुपा हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा। समभारिक आइसोबार दिया जाए कि आइसोबार किसे कहा जाता है? जी आइसोबार किसे कहेंगे? तो सर जिनके परमाणु क्या होंगे? भार समान हो जाएंगे, नाम में ही छुपा हुआ भी, जिनके परमाणु भार समान हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे? वो सर उसे हम लोग बोल देंगे आइसोबार। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, आइसोबार में क्या हो जाएंगे? क्या डेफिनेशन बनेगी हमारी? सिंपल सी डेफिनेशन यदि हमें लिखना है आइसोबार की, क्या होगी सिंपल डेफिनेशन हमारी? एक होता आइसोटोप्स, एक होता आइसोबार। आइसोबार में क्या लिखेंगे? तो सर डेफिनेशन बनेगी हमारी
आइसोबार्स में क्या होगा? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ different elements with different atomic number what have the same mass number या atomic mass क्या होगा? इनका सेम हो जाएगा। तो बोले यस सर। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? बोले सर वे तत्व, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उसे संभारिक कहते हैं, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से यहां से बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समस्थानिक क्या होता है और संभारिक क्या होता है। एग्जाम्पल से जरा चेक करते हैं। भिन्न भिन्न तत्व होंगे, एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वेट एक सा होना चाहिए। एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्गन दिया गया है, इसका जो वेट है वो 40 है, ठीक है। पोटेशियम दिया गया है, इसका वेट 40 है, ठीक है। कैल्शियम दिया गया है, एटॉमिक नंबर अलग है, वेट जी। अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए? तो सर ये देखिए परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग है, ये परमाणु क्रमांक है। इस बार परमाणु क्रमांक क्या है? देखो एग्जाम्पल पेपर में आएगा। परमाणु क्रमांक क्या लग रहा है आपको? सबके अलग अलग है। बोले यस सर। एटॉमिक नंबर क्या है इनके? सभी के अलग अलग हैं। और आप एटॉमिक मास देख लो, एटॉमिक मास ऊपर वाले, एटॉमिक मास क्या है? देखो भार सबके क्या है? बराबर है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, भार जो है वो समान है। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सबके सेम है। देखो परमाणु भार जो है वो सबके क्या है? समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये डेफिनेशन जो है हमसे पेपर में लगातार डेफिनेशन भी पूछी जाती है और विद एग्जांपल आपको दिए जाते हैं कि भाई पहचान करके बताओ कि आइसोटोप्स कौन सा है और आइसोबार कौन सा है। बहुत सारे एग्जांपल हमारे लिए पेपर में ऐसे पूछे जा चुके हैं जो लगातार हमसे, ठीक है, पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए जरा कुछ और एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोनों में से आप पहचान करके बताइएगा कि आइसोटोप्स होगा या आइसोबार होगा। चलिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। 32 CE 76, 34 CE, ठीक है, सॉरी 34 SE 76 जी। ये जो एग्जाम्पल है आपको पहचान करना है कि एग्जाम्पल किसका होगा। दूसरा फिर हमारा पहचान कर लीजिए आप लोग जी, पहचान करके बताइएगा। जी पहला वाला एग्जाम्पल किसके साथ जाना चाहोगे? पहला वाला एग्जाम्पल, तो सर पहला वाला एग्जाम्पल जो है उसमें ऊपर वाले समान है, मतलब भार समान है। तो ये क्या हो गया? समभारिक हो गया। मतलब ये किसका हो गया सर? ये हो गया मास का, ये मास का हो गया। इसमें भी देखो ऊपर वाले समान है, 58 58 बोल सर, ये भी भार का हो गया। इसमें भी ऊपर वाले समान है, ये भी किसका हो गया सर? ये भी भार का हो गया। बोलिए सर। नीचे वाले में देखो
ऊपर वाले अलग अलग है, नीचे वाले सेम है। ये किसका एग्जाम्पल है? डी वाला। डी वाला किसका एग्जाम्पल है सर? डी वाला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है हमारा समस्थानिक का। ये किसका एग्जाम्पल है हमारा सर? ये एग्जाम्पल है हमारा समस्थानिक का। ये हमारा है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है? पहचान करके बताइएगा क्या होता है पेपर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जरा क्वेश्चन भी देखिएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार मतलब विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। ऐसा क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से आइसोबार आइसोटोप किसी के भी लिए निम्न में से, ठीक है, कौन सा सही संभारिक का उदाहरण होगा? संभारिक का उदाहरण, निम्न में से कौन जो है वो संभारिक का उदाहरण होगा? यह हमसे पेपर में पूछा जाता है। अब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल रख के देखते हैं, शायद आप बता पाए कि होगा नहीं होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा जी। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? संभारिक का, आइसोबार का। बार हमेशा ऊपर लगता है, आप यदि ऐसा याद रखें, बार जो होता है किसी के भी ऊपर लगाए जाते हैं। संभार क्या होगा सर? भार ऊपर, ये है देखो, ये संभार। संभारिक का एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सी हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपसे बेसिक बात किया, बेसिक सा बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हमने चर्चा किया। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की विशेष जानकारी आपको दे दी गई। रदरफोर्ड का मॉडल हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने देखा। फिर इसके बाद में आपसे ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या है और आइसोबार क्या है, समस्थानिक और संभारिक। तो बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपसे चर्चा की है, जो आपका बेस है। यदि आपको इनकी सटीक जानकारी रहेगी तो आपसे आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी बनेंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।